इस लेक्चर में आगे कुछ भी डिस्कस करने से पहले आप ये देख लो कि इस टॉपिक पर बेस्ड प्रीवियस ईयर्स के अंदर कितने सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए कार्बन एंड इट्स कंपाउंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आज हम इस इंपॉर्टेंट से चैप्टर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है इथेनॉल। तो यहां पर हम इथेनॉल को फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर के बाद आप इस टॉपिक पर बेस्ड किसी भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो हम स्टार्ट करते हैं बहुत ही बेसिक से, एंड देन हम एक एक करके सारी चीजों को यहां पर डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन तो यही है कि सर व्हाट इज इथेनॉल। तो मैं बता दूं कि चैप्टर के अंदर आपने कई टाइप्स के फंक्शनल ग्रुप पढ़े होंगे। फॉर एग्जांपल, आपने पढ़ा होगा कीटोन, या आपने पढ़ा होगा एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इन सभी फंक्शनल ग्रुप में से ही एक फंक्शनल ग्रुप था एल्कोहल। और एल्कोहल को हम पहचानेंगे कैसे? अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के लास्ट में OH लगा हुआ है तो ये पॉसिबिलिटी है कि वो एल्कोहल को ही बिलोंग करेगा। फॉर एग्जांपल, यहां आप देख सकते हो मिथेनॉल के लास्ट में OH है, इथेनॉल के लास्ट में OH है, प्रोपेनॉल के लास्ट में भी OH है, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, इन सभी कंपाउंड्स के लास्ट में OH है, तो ये सभी कंपाउंड्स एल्कोहल फैमिली को बिलोंग करेंगे। अच्छा, एल्कोहल तो कई टाइप्स के हो सकते हैं, हंड्रेड्स ऑफ एग्जांपल्स हैं एल्कोहल के, लेकिन इन सभी एल्कोहल में से फिलहाल हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट इथेनॉल। इसे हम फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे, इथेनॉल के फिजिकल प्रॉपर्टीज, इथेनॉल के केमिकल प्रॉपर्टीज, इसके यूजेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। शायद आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ जाए कि सर इतने सारे एल्कोहल को छोड़कर हम केवल इथेनॉल की पढ़ाई क्यों करते हैं? तो रीजन भी बहुत ही सिंपल सा है। अगर मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लूं कि मुझे एक टूथपेस्ट का नाम बताओ, तो शायद तुरंत आपके माइंड में आ जाए कोलगेट। बट कोलगेट इज जस्ट एन एग्जांपल ऑफ टूथपेस्ट। टूथपेस्ट के तो कई एग्जांपल्स होते हैं, जैसे कि पेप्सोडेंट, क्लोजअप, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसी तरीके से जिस तरह से टूथपेस्ट में कोलगेट बहुत ही कॉमन सा एक वर्ड बना हुआ है, सभी के माउथ पर रहता है, वैसे ही एल्कोहल में से जो सबसे कॉमन एल्कोहल है वो है इथेनॉल। सबसे ज्यादा इसी का यूज होता है। सो इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एल्कोहल। ये इतना कॉमन है कि हम सिंपली इथेनॉल को ही एल्कोहल मान लेते हैं। इथेनॉल को भी एल्कोहल ही कह दिया जाता है, लेकिन आप याद रखना कि इथेनॉल इज जस्ट एन एग्जांपल ऑफ एल्कोहल। ये केवल उसका एक मेंबर होता है। एल्कोहल के तो हंड्रेड्स ऑफ एग्जांपल्स होते हैं, कुछ एग्जांपल्स मैंने यहां पर लिख दिए। ठीक है, तो ये बहुत ही कॉमनली यूज्ड होने वाला एल्कोहल है, इसलिए हम इसकी पढ़ाई यहां पर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं, हम पहले समझते हैं इथेनॉल के फिजिकल प्रॉपर्टीज को। सो इथेनॉल इज अ कलरलेस लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। इसका क्या मतलब हुआ? बहुत ही सिंपल सा मतलब है। अगर मैं आपको दो टेस्ट ट्यूब्स के अंदर एक में वाटर फिल करके दे दूं और एक में इथेनॉल को फिल कर दूं, और केवल आपको देखकर आइडेंटिफाई करना हो कि इनमें से कौन सा एल्कोहल है और कौन सा वाटर है, तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि इथेनॉल का कोई भी कलर नहीं होता। ये बिल्कुल देखने में पानी जैसा ही लगता है। सो इट इज अ कलरलेस लिक्विड। इट हैज स्लाइटली स्वीट स्मेल। अगर कभी आपको मौका मिले तो आप केमिस्ट्री लैब में इथेनॉल को स्मेल करने की कोशिश करना। मैंने इथेनॉल को स्मेल करने के लिए कहा, मैंने ये नहीं कहा कि आप जाकर एल्कोहल को स्मेल करो। एल्कोहल एक अलग चीज है जिसे लोग ड्रिंक करते हैं। इथेनॉल का जो स्मेल होता है वो स्वीट सा स्मेल होता है। ठीक है, एंड अ बर्निंग टेस्ट। स्वीट स्मेल मतलब आप कह सकते हो कि एक प्लीजेंट, एक अच्छा स्मेल होता है। एंड इट हैज अ बर्निंग टेस्ट। बर्निंग टेस्ट का क्या मतलब है सर? बर्निंग टेस्ट मींस अगर आपने इथेनॉल को कंज्यूम किया तो आपको माउथ में जलन वाली फीलिंग आएगी। ये करवा नहीं कहेंगे, करवा बिटर हो जाएगा, वो अलग मीनिंग देगा। बर्निंग टेस्ट है यानी कि जलन महसूस कराएगा, बिल्कुल अच्छा सा टेस्ट नहीं होता। ठीक है, स्पिरिट जैसा कुछ टेस्ट आएगा, टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इज -114 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट इज 78 डिग्री सेल्सियस। क्या ये वैल्यूज याद रखने हैं? नहीं, वैल्यूज याद नहीं रखने हैं। केवल आप एक आइडिया रख सकते हो कि इथेनॉल के केस में मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनका वैल्यू लो होता है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो है इथेनॉल के केस में। वाटर के लिए आप जानते हो कि बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू होती है 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 100 डिग्री पर वाटर बॉइल करता है। इथेनॉल के लिए बॉइलिंग पॉइंट है 78 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ये वाटर से भी पहले ही बॉइल होने लगेगा। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज लो। अगला पॉइंट, इट इज सोल्यूबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन। इथेनॉल जो होता है वो वाटर के अंदर ऑल प्रोपोर्शन, किसी भी अमाउंट में वाटर में मिक्स हो जाएगा।
इस पॉइंट का ये मतलब है। आप थोड़ा सा इथेनॉल मिक्स करो या ज्यादा इथेनॉल मिक्स करो, जितना भी इथेनॉल आप मिक्स करोगे वो सारा का सारा अमाउंट वाटर में इजिली मिक्स हो जाएगा, soluble in water in all proportion. Next, it will not show any change in litmus paper. इथेनॉल को अगर आप लिटमस पेपर के ऊपर रखोगे तो उसमें कोई भी कलर का चेंज देखने को नहीं मिलेगा। लिटमस टेस्ट आप जानते हो, लिटमस टेस्ट क्या होता था कि हम एसिड्स एंड बेसिस को आइडेंटिफाई करने के लिए लिटमस टेस्ट करते थे, ठीक है। वहां पर हमें कलर चेंज देखने को मिलता था, इंडिकेटर्स होता है, ठीक है। बेसिकली लिटमस इज एन इंडिकेटर। लेकिन अल्कोहल के केस में या फिर इथेनॉल के केस में लिटमस पेपर पर कोई भी कलर का चेंज देखने को नहीं मिलता। रीजन बहुत ही सिंपल है, इथेनॉल इज अ न्यूट्रल कंपाउंड। न्यूट्रल कंपाउंड का मतलब है इट इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, ना तो एसिडिक है ना तो बेसिक है, इट इज न्यूट्रल कंपाउंड। सो लिटमस पेपर पर हमें भी कोई भी कलर का चेंज देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अगला पॉइंट, प्योर इथेनॉल डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इथेनॉल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। आप ऐसे सोच सकते हो कि इस चैप्टर में ज्यादातर जो कंपाउंड्स आपने सुना है, ज्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। रीजन भी आप जान लो, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके पास आयंस नहीं होता, ठीक है। दे डू नॉट हैव फ्री आयंस, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इथेनॉल भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। अगला पॉइंट, इट इज एन एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ ऑल अल्कोहलिक ड्रिंक्स लाइक बियर, रम, विस्की एक्सेट्रा। तो जितने भी टाइप के अल्कोहलिक ड्रिंक्स के नाम अगर आपने कभी सुने होंगे मूवीज के अंदर या फिर टीवी में, तो ये सभी अल्कोहलिक ड्रिंक्स के अंदर इथेनॉल प्रेजेंट होता है। इथेनॉल ही वो कंपाउंड है जिसे कॉमन लैंग्वेज में हम दारू भी कहते हैं, ठीक है। जो ड्रिंकर्स होते हैं वो क्या पी रहे होते हैं, तो उन सभी ड्रिंक्स के अंदर, अल्कोहलिक बेवरेजेस के अंदर इथेनॉल प्रेजेंट होता है। आप यहां पर देखो कई टाइप्स के अल्कोहल हैं, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, बेंटेनॉल, ठीक है। बट ये सभी को कंज्यूम नहीं किया जा सकता। इनमें से केवल एक ही अल्कोहल ऐसा है जिसे ह्यूमंस कंज्यूम करते हैं, इथेनॉल। और इथेनॉल को भी प्योर 100% फॉर्म में कंज्यूम नहीं किया जा सकता, इससे भी डाइल्यूट करके ही इंसान पीते हैं। वैसे तो नहीं पीना चाहिए, बट अब ड्रिंकर्स को कौन ही समझाए। लेकिन ये सभी अल्कोहल में से आप याद रखोगे कि इथेनॉल प्रेजेंट होता है किसी भी अल्कोहलिक बेवरेज के अंदर। बाकी कंपाउंड्स लीथल होते हैं, इनको कंज्यूम नहीं किया जा सकता। सो दीज वेर सम ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। अब हम डिस्कस करेंगे इसके केमिकल प्रॉपर्टीज को। आइए अब हम डिस्कस करते हैं इथेनॉल के केमिकल प्रॉपर्टीज। तो यहां पर पहला केमिकल रिएक्शन है कंबस्चन रिएक्शन। कंबस्चन रिएक्शन किसी भी ऐसे रिएक्शन को कहा जाता है जहां पर कोई एक सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे और रिएक्शन करके प्रोड्यूस करे हीट एंड लाइट। तो इस रिएक्शन में इथेनॉल का जब कंबस्चन होगा ऑक्सीजन गैस के साथ, तो यहां पर भी हीट एंड लाइट तो प्रोड्यूस होंगे ही, बिकॉज ये एक कंबस्चन रिएक्शन है। अच्छा, इस रिएक्शन का हिंट पहले हम देख लेते हैं। तो आप याद रख सकते हो एक जनरल केस सिनेरियो कि जब भी कोई हाइड्रोकार्बन कंपाउंड कंप्लीटली बर्न होगा, उसका कंप्लीट कंबशन होगा, तो हर बार प्रोडक्ट आप याद कर सकते हो कि CO2 गैस रिलीज होगा, CO2 गैस, एंड साथ में फॉर्म होगा H2O यानी कि वाटर, और हीट एंड लाइट तो रिलीज होंगे ही। मैंने क्या कहा कि जब भी किसी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड का कंप्लीट कंबशन होगा, वो बर्न होगा, कोई भी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड हो, तो वहां पर आप प्रोडक्ट्स हर बार याद रख सकते हो कि CO2 गैस, वाटर एंड साथ में हीट एंड लाइट। तो अब यहां पर इथेनॉल भी तो एक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड ही है, यानी कि यहां पर भी प्रोडक्ट्स सेम होंगे। प्रोडक्ट्स होंगे यहां पर CO2 गैस प्लस वाटर एंड साथ में हीट एंड लाइट। तो बहुत ही सिंपल है इस रिएक्शन को याद रखना। कोई भी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड आपके सामने आ जाए, इथेन, मीथेन, अल्कोहल ही आ जाए, अगर उसका ऑक्सीजन के साथ कंबशन हो रहा है तो हर बाय प्रोडक्ट्स CO2 एंड H2O, हीट एंड लाइट तो रहेगा ही, ठीक है। अच्छा, बुक को अगर आपने रीड किया होगा तो बुक्स में एक टर्म मेंशन होता है दैट इथेनॉल इज अ हाईली इनफ्लेमेबल लिक्विड। इनफ्लेमेबल का मतलब है कि ये बहुत ही इजीली बर्न हो जाता है, बहुत ही तेजी से बर्न होता है। इथेनॉल में आग बहुत ही तेजी से लगता है। इनफ्लेमेबल या फ्लेमेबल का सेम मतलब है, यानी कि ये सब्सटेंसेस इजीली जल जाते हैं
और जो इजीली बर्न नहीं होते उन्हें कहा जाता है नॉन फ्लेमेबल। साथ ही आप ये याद रखना कि इथेनॉल जब बर्न होता है तो ये ब्लू कलर के फ्लेम के साथ बर्न होता है। ब्लू कलर का फ्लेम ये इंडिकेट करता है कि वहां पर इथेनॉल का कंप्लीट कंबशन हो रहा है। तो ये सारी बातें आप याद रखोगे इथेनॉल के कंबशन के लिए। अब हम देखते हैं अगले केमिकल रिएक्शन को, रिएक्शन विथ सोडियम मेटल। ठीक है, सोडियम के लिए सिंबल होता है Na। तो इस रिएक्शन का हिंट ये है कि जब भी आपको ऐसा दिखे कि इथेनॉल किसी सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस फॉर्म कर रहा है, तो आप समझ जाना कि इथेनॉल रिएक्ट कर रहा है सोडियम मेटल के साथ। इथेनॉल का जब भी रिएक्शन होगा सोडियम मेटल के साथ तो वहां पर रिलीज होगा हाइड्रोजन गैस। तो ये इस रिएक्शन का हिंट है। लेकिन सर प्रोडक्ट्स क्या क्या फॉर्म होंगे यहां, तो चलिए देखते हैं प्रोडक्ट्स को। प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए आप ये समझो कि सोडियम एक हाईली रिएक्टिव मेटल तो होता ही है, ये तो आप पहले से ही जानते हो। एंड सोडियम की रिएक्टिविटी चूंकि हाई है तो ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन को यहां से डिस्प्लेस करेगा। ये एक तरीके का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, सो इसलिए सोडियम आएगा 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 और हाइड्रोजन को यहां से डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा। तो हम कंपाउंड बनाएंगे C2H5O और सोडियम ने हाइड्रोजन को अलग कर दिया, तो इसलिए अब हमें यहां पर सोडियम लगाना होगा एंड हाइड्रोजन अलग होकर फॉर्म करेगा H2 गैस, हाइड्रोजन गैस। अपवर्ड एरो का मतलब हाइड्रोजन गैस। अच्छा, इन रिएक्शंस की बैलेंसिंग आप खुद से करना। इस रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, जब इथेनॉल रिएक्ट करता है सोडियम मेटल के साथ तो हमें मिलता है ये वाला कंपाउंड और साथ में रिलीज होता है हाइड्रोजन गैस। इस कंपाउंड का नाम भी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखोगे, दिस इज सोडियम एथॉक्साइड। सोडियम एथॉक्साइड। इस रिएक्शन में क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। सोडियम ज्यादा रिएक्टिव था तो उसने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया और फॉर्म किया सोडियम एथॉक्साइड, साथ में रिलीज हुआ हाइड्रोजन गैस। तो अब समझते हैं थर्ड केमिकल रिएक्शन को, जो कि है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब तो बहुत ही सिंपल सा है। इस रिएक्शन के अंदर हम इथेनॉल में ऑक्सीजन को ऐड करवाएंगे, ठीक है। और किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीजन को ऐड करवाने के लिए हमें जरूरत होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स मींस ऐसे कंपाउंड्स या ऐसे सब्सटेंसेस जो कि ऑक्सीजन ऐड करवाने का काम करें। तो इस केमिकल रिएक्शन के लिए आप दो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का नाम याद कर लो। पहला है एल्कलाइन पोटेशियम पर मैंगनेट, इसका फॉर्मूला हो जाएगा KMnO4, पोटेशियम पर मैंगनेट। और किस मीडियम में ये वर्क करेगा, इट विल वर्क इन एल्कलाइन मीडियम, ठीक है, यानी कि बेसिक मीडियम। इसके साथ हो सकता है सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कुछ ना कुछ बेसिक जैसा होना चाहिए, बेसिक मीडियम, KMnO4। और दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, यानी कि K2Cr2O7। और कौन से मीडियम में वर्क करेगा, एसिडिक मीडियम में, ठीक है। तो ये दोनों ही कंपाउंड्स आप याद रखना, KMnO4 वर्क करेगा बेसिक मीडियम के अंदर, एल्कलाइन मीडियम के अंदर, और K2Cr2O7 यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट ये वर्क करेगा एसिडिक मीडियम के अंदर। तो मीडियम को याद रखना भी बहुत ही जरूरी है। एसिड जैसे कि कोई भी एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये एग्जांपल्स हो गए, आप दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के नाम पहले याद रख लो। तो जब भी इस केमिकल रिएक्शन को आप करवा रहे होगे तो वहां पर आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मेंशन करना बहुत ही जरूरी है। आप किसी भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को मेंशन करना, किसी भी एक को, ठीक है, दोनों को लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम डिस्कस करते हैं इस रिएक्शन के हिंट को, कि हम इस रिएक्शन को अगर भूल गए एग्जामिनेशन की स्ट्रेस में, कई बार ऐसा होता है कि आप पूरे के पूरे केमिकल रिएक्शन को याद नहीं रख पाते हो, तो उस समय ये हिंट आपके बहुत ही काम आएगा। अगर आपको ये हिंट याद है कि इस रिएक्शन के अंदर हम कन्वर्ट करते हैं अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, तो आप क्विकली रिकॉल कर पाओगे अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड मींस इट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन है तो यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की जरूरत होगी। सारी चीजें आप इजीली याद कर पाओगे, ठीक है। तो हिंट याद रखना, अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड का कन्वर्जन होता है इस रिएक्शन के अंदर, सो इट इज अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एंड दूसरी बात, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप क्वेश्चन को देखकर ये नहीं गेस कर पाते हो कि उस क्वेश्चन के अंदर कौन सा केमिकल रिएक्शन हमें लिखना है।
फॉर एग्जांपल अगर किसी क्वेश्चन के अंदर ऐसा कुछ स्टेटमेंट आ जाए कि रिएक्शन के अंदर एक्स नाम का कोई अल्कोहल है जो कि वाई नाम के कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, सिमिलर टू दिस, तो उस केस में कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहां पर हमें एक्चुअल में कौन सा केमिकल रिएक्शन यूज करना है। तो सिंप्लिसिटी के लिए आप हिंट को याद रखना कि अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, एक ही अल्कोहल है हमारे कोर्स में, कौन सा? इथेनॉल। एक ही अल्कोहल तो तुम्हें पढ़ना है ना भाई, इथेनॉल। तो अल्कोहल में इथेनॉल याद रखना। कार्बोक्सिलिक एसिड भी तुम्हें एक ही पढ़ना है इन डिटेल, विच इज इथेनोइक एसिड। तो बस अगर हिंट याद है अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड, तो तुम इजीली गेस कर पाओगे कि ये कौन सा रिएक्शन है, इस रिएक्शन में कौन कौन से एजेंट्स थे, बाकी सारे डिटेल्स तुम इजीली रिकॉल कर पाओगे। ठीक है, तो अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड का कन्वर्जन होता है इस रिएक्शन में, और इस रिएक्शन का नाम है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, किसी एक का यूज करके तुम इस रिएक्शन को कंप्लीट करना। सो ये रहा इथेनॉल C2H5OH। ये क्या लिख दिया सर आपने? ब्रैकेट के अंदर ऑक्सीजन। हाँ, इसे कहते हैं नेसेंट ऑक्सीजन, और इसके बारे में याद रखना कि एक हाईली रिएक्टिव फॉर्म है ऑक्सीजन का, हाईली रिएक्टिव। ये रिएक्शन के अंदर फॉर्म होगा और रिएक्शन के अंदर ही कंज्यूम हो जाएगा, बहुत ही रिएक्टिव ऑक्सीजन का फॉर्म है। ठीक है, तो इथेनॉल जब रिएक्ट करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, तो हम किसी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यहां पर लिख लेते हैं। हम लिख लेते हैं एल्कलाइन, एल्कलाइन KMnO4। ठीक है, एल्कलाइन मीडियम में पोटेशियम पर मैग्नेट को यूज करेंगे तो ये जनरेट करेगा एक नेसेंट ऑक्सीजन, यानी कि ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा इस रिएक्शन में। ये ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा इथेनॉल में और इथेनॉल कन्वर्ट हो जाएगा इथेनोइक एसिड में, CH3COOH। ये बना हमारा मेन प्रोडक्ट, साथ में रिलीज होगा H2O। दिस इज इथेनोइक एसिड। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है एग्जाम में, व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन? द कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन व्हाई। तो इसका रीजन बहुत ही सिंपल सा है। इथेनॉल में आप देखो एक ऑक्सीजन है और इथेनोइक एसिड में आप देखो कि दो ऑक्सीजन है। सो आपका आंसर होगा बिकॉज ड्यूरिंग दिस कन्वर्जन या फिर कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड, इस कन्वर्जन में हम ये देख पा रहे हैं कि देयर इज एन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू इथेनॉल, सो इट इज अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सिंपल शब्दों में समझो कि इथेनॉल में एक ऑक्सीजन था, इथेनोइक एसिड के अंदर दो ऑक्सीजन है, तो इसलिए इसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। आई होप आपने ऑक्सीडेशन रिएक्शन को समझ लिया। तो अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन को, जो कि है डिहाइड्रेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए याद रखिए कि इस बार हम इथेनॉल को रिएक्ट करवाने वाले हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, यानी कि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो चलिए अब इस रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। अच्छा, रिएक्शन के प्रोडक्ट को लिखने से पहले हम रिएक्शन को एक बार यहां पर पहले समझते हैं। तो ये है C2H5OH यानी कि इथेनॉल। मैंने बस इसे एक्सपैंड करके यहां पर लिख दिया, ये भी तो इथेनॉल है। एक कार्बन, दो कार्बन C2, 5 हाइड्रोजन H5 एंड OH, तो ये भी इथेनॉल ही है। ठीक है, तो इससे मैंने ऐसे क्यों लिख दिया, एक्सप्लेन करने के लिए। अब देखो, इस इथेनॉल को जब हम रिएक्ट करवाएंगे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये टेम्परेचर भी याद रखना, 443 केल्विन। ये टेम्परेचर एनसीईआरटी बुक में मेंशन्ड है, तो आप इस टेम्परेचर को याद कर लीजिए। 443 केल्विन पर जब इथेनॉल को रिएक्ट करवाया जाए कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो इस रिएक्शन में क्या होता है, चलिए हम प्रोडक्ट को बनाते हैं। तो पहला पार्ट ये है कि रिएक्शन में सबसे पहले अलग होगा ये OH। ठीक है, इथेनॉल से OH अलग हो गया, और इस CH3 से अलग होगा एक हाइड्रोजन एटम। तो एक हाइड्रोजन यहां से निकला, अगर यहां से हाइड्रोजन निकलेगा तो यहां हमारे पास बचेगा CH2। बोलो, पहले 3 हाइड्रोजन के एटम्स थे, एक हाइड्रोजन हमने रिमूव कर दिया, तो अब बचा 2 हाइड्रोजन का एटम। बीच में बॉन्ड लगा है तो हम कॉपी करेंगे, बीच में बॉन्ड लगा दिया हमने। यहां पर है CH2, लिख दो CH2, और ये OH अब रिमूव हो चुका है। तो चलिए अब गौर करते हैं इस कंपाउंड पर। इस कंपाउंड में अगर आप ध्यान दो तो कार्बन की वैलेंसी यहां पर कंप्लीट नहीं है, और आप तो जानते हो कार्बन बिना वैलेंसी के कंप्लीट किए रहेगा नहीं, वो तो हार मानने से रहा। अगर यहां पर देखो आप ध्यान से, तो कार्बन ने 2 बॉन्ड्स बनाए हैं हाइड्रोजन के साथ, 2 बॉन्ड, और एक बॉन्ड सामने वाले कार्बन के साथ, तो कार्बन के 3 बॉन्ड्स कंप्लीट है। ठीक है, यही सेम बात इस कार्बन पर भी लागू होता है, इसके भी 3 बॉन्ड्स कंप्लीट है।
लेकिन कार्बन तो हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा, तो ये क्या करता है, ये आपस में ही एक पाई बॉन्ड बना लेता है, यानी कि आप कह सकते हो कि इन दोनों के बीच एक डबल बॉन्ड बन जाता है। अब अगर आप चेक करो तो देखो, 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड और 2 बॉन्ड सामने वाले कार्बन एटम के साथ, तो कार्बन के 4 बॉन्ड्स कंप्लीट हो गए, कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई। तो इस तरीके से ये कंपाउंड बनता है। मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने OH को रिमूव किया, OH बाहर हटा, और इस CH3 से मैंने H को हटाया, और जो भी बचा उसे मैंने कॉपी कर दिया। कॉपी करने के बाद हमने ये देखा कि दोनों के बीच एक बॉन्ड की कमी थी, दोनों कार्बन एटम्स के बीच, तो हमने वहां पर एक डबल बॉन्ड लगा दिया। ठीक है, तो कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई, और ये जो कंपाउंड है आपके सामने, इसका नाम है इथीन। ये एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, आप देख सकते हो कि डबल बॉन्ड लगा हुआ है। साथ ही याद रखिएगा, इस रिएक्शन में रिलीज होगा H2O यानी कि वाटर। जहां कहीं पर भी आपको कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड दिखे इस चैप्टर के रिएक्शंस में, वहां पर आप H2O पहले ही लगा देना। इसे याद रखने का हिंट बताऊं, अगर आपने बॉस मूवी देखी होगी अक्षय कुमार की, तो वहां पर एक डायलॉग था अक्षय कुमार का, अपने को क्या, अपने को तो केवल पानी निकालना है। तो सल्फ्यूरिक एसिड को आप मान सकते हो कि अक्षय कुमार है। ये जहां कहीं पर भी रिएक्शन में आएगा, ये पानी निकालने का काम करेगा। ठीक है, तो जहां कहीं पर भी इसे देखना रिएक्शन के अंदर, वहां पर आप H2O को तो पहले ही अलग कर देना। वैसे H2SO4 को हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी कहते हैं। इट इज कॉल्ड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब है ऐसा कोई सब्सटेंस जो कि कंपाउंड से वाटर को अलग करे, कंपाउंड से वाटर को निकाले। तो देखिए, ये था हमारे पास कंपाउंड इथेनॉल। इथेनॉल से इसने क्या किया, सल्फ्यूरिक एसिड ने वाटर को अलग कर दिया। सो सल्फ्यूरिक एसिड इज कॉल्ड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक है, रिएक्शन आपने समझा। अब हम डायरेक्टली प्रोडक्ट लिख सकते हैं। प्रोडक्ट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2, साथ में रिलीज होगा वाटर। ठीक है, तो ये केवल एक्सप्लेनेशन था, एक्चुअल रिएक्शन ये है। आप रिएक्शन के टेम्परेचर को ध्यान रखोगे, 443 केल्विन, यानी कि बहुत ही हाई टेम्परेचर है। सल्फ्यूरिक एसिड यहां पर गर्म फॉर्म में रहता है, हॉट रहता है, 170 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो टेम्परेचर ऑब्वियसली यहां पर हॉट रहेगा। सर इस रिएक्शन को याद कैसे रखना है, देख लो, हिंट्स देख लो। याद रखना कि जब भी अल्कोहल का रिएक्शन हो रहा होगा इस चैप्टर में सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो याद कर लेना कि ये एक डिहाइड्रेशन रिएक्शन है। अल्कोहल, सल्फ्यूरिक एसिड, अल्कोहल कौन सा, एक ही अल्कोहल तो है भाई, इथेनॉल। इथेनॉल का रिएक्शन अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हो रहा है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। सल्फ्यूरिक एसिड, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। अगला हिंट ये है, या फिर इसे ऐसे याद कर सकते हो कि इथेनॉल को अगर कन्वर्ट करने की बात की जाए किसी क्वेश्चन के अंदर, कोई क्वेश्चन ऐसा आए तुम्हारे सामने जहां पर इथेनॉल या अल्कोहल को कन्वर्ट किया जा रहा है एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन सा, एल्कीन या एल्काइन, एल्कीन, डबल बॉन्ड वाला, कार्बन एटम्स के बीच डबल बॉन्ड। तो अगर कोई क्वेश्चन में ऐसा तुम्हें दिखे किसी क्वेश्चन में कि अल्कोहल को एक एल्कीन में या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करने की बात की जा रही है, इट मींस कि वो कौन सा रिएक्शन है, इट विल बी अ डिहाइड्रेशन रिएक्शन। तो आप दोनों ही हिंट्स को याद रखो। अरे यार, एक बात तो बताना भूल ही गया, ये देखो, ये जो हाइड्रोजन यहां से अलग हो रहा है एंड ये OH यहां से अलग हो रहा है, यही दोनों आपस में मिलकर H2O फॉर्म करते हैं। ठीक है, H2O इन्होंने बना लिया मिलकर, यही H2O यहां पर दिख रहा है हमें। ठीक है, तो यहां से जो OH अलग हुआ, यहां से जो H अलग हुआ, ये आपस में मिलकर फॉर्म करते हैं H2O, और यही H2O मैंने यहां पर लिखा है। सो अब डिस्कस करते हैं इथेनॉल का लास्ट केमिकल रिएक्शन, विच इज ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। ठीक है, इस रिएक्शन का हिंट क्या है सर, हिंट ये है कि अगर क्वेश्चन में कहीं तुम्हें दिखे कि एक स्वीट स्मेलिंग सा कंपाउंड या फिर कोई फ्रूटी स्मेल वाला कंपाउंड कहीं परफॉर्म हो रहा है, तो तुम गेस कर लेना कि वहां पर ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन की बात हो रही है। या फिर अगला हिंट ये है कि अगर क्वेश्चन में ऐसा कहीं रहे कि कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट कर रहा है किसी अल्कोहल के साथ, और कौन सा अल्कोहल, इथेनॉल, कौन सा एसिड, इथेनोइक एसिड, अगर इनके बीच कहीं पर रिएक्शन तुम्हें दिखे तो भी गेस कर लेना कि वो ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन की बात हो रही है। ठीक है, तो ये 2 हिंट्स याद रखो। चलो अब रिएक्शन के प्रोडक्ट को बनाते हैं। तो अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, जब भी इस रिएक्शन को लिखना तो हर बार पहले एसिड को लिखना, बाद में अल्कोहल को लिखना। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसे यहां पर समझ ही जाओगे। ठीक है, पहले एसिड लिखना है, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद अल्कोहल लिखना है, कभी उल्टा मत करना। चलो अब देखते हैं प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे हम। प्रोडक्ट को पहले हम यहां समझते हैं, फिर हम डायरेक्टली यहां पर प्रोडक्ट को लिख देंगे।
देखो ये मैंने लिखा कार्बोक्सिलिक एसिड, ये वाला जो ग्रुप तुम देख रहे हो इसे ही कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप। यही है कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप, COOH, इसे ऐसे लिखा जाता है। और ये तो समझ ही रहोगे, दिस इज इथेनॉल, और यहां पर है इथेनोइक एसिड, सेम है भाई, अब किसी को कंफ्यूजन ना लगे, दिस इज ऑल्सो इथेनोइक एसिड, बस मैंने थोड़ा सा एक्सपैंड करके लिख दिया इसे समझने के लिए, ठीक है। अब याद रखना कि कार्बोक्सिलिक एसिड इस कंपाउंड से हमें रिमूव करना होता है OH, यहां से रिमूव होगा OH, ठीक। और अल्कोहल से हम रिमूव करेंगे H, केवल हाइड्रोजन, अल्कोहल से केवल हाइड्रोजन हटाना और कार्बोक्सिलिक एसिड से OH हटाना। भाई ऐसे भी देखो ना, अल्कोहल के पास केवल एक ही ऑक्सीजन है, वो भी छीन लोगे क्या? अल्कोहल से केवल हाइड्रोजन हटाना और कार्बोक्सिलिक एसिड के पास 2 ऑक्सीजन है, तो यहां से OH हटा देना, ठीक। ये OH और यहां का ये H, ये मिलकर क्या फॉर्म करेंगे? ऑब्वियसली ये बनाएंगे H2O, ठीक है। तो रिएक्शन में पानी निकल गया अक्षय कुमार, सॉरी H2SO4 है तो पानी तो निकलना ही था, ठीक, बिकॉज H2SO4 इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो पहला प्रोडक्ट हमने सेपरेट कर लिया, H2O इस रिएक्शन में बनेगा। लेकिन मेन प्रोडक्ट क्या है अब उसे समझो। इस कंपाउंड से, इथेनोइक एसिड से हमने रिमूव किया है OH, तो अब क्या बचा? यहां हमारे सामने बचा CH3 और ये कटा हुआ कार्बन। देखो OH रिमूव करने के बाद यही बचेगा। अच्छा यहां पर क्या बचा? यहां बचा केवल H अलग हुआ है हाइड्रोजन, तो C2H5O बचा। अच्छा इस कंपाउंड को हमने कहां से ब्रेक किया है? ऑक्सीजन से ब्रेक किया है, तो जहां से टूटेगा वहीं से जोड़ोगे ना। ऑक्सीजन से ब्रेक हुआ है इसलिए ऑक्सीजन को पहले लिख लेते हैं और C2H5 को इसके पीछे लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। सर आपने ऑक्सीजन को क्यों आगे कर दिया? अरे यार वही बात तो बता रहा हूं, ऑक्सीजन से ही तो हाइड्रोजन हटा है ना, जहां से टूटा है वहीं से जोड़ेंगे, ठीक। ये रहा ऑक्सीजन, इधर रहा कार्बन का ये बॉन्ड खाली, दोनों बॉन्ड कटे हुए हैं, दोनों को आपस में जोड़ दो, लाओ ये जोड़ दो, ये बन गया कंपाउंड। बहुत ही सिंपल सा मेथड है इसे याद रखने का। इथेनोइक एसिड में से OH को हटाना, अल्कोहल से H को हटाना, ये दोनों मिलकर फॉर्म कर लेंगे H2O, और जो भी कंपाउंड बचा इसे थोड़ा सा घुमा लेना, अल्कोहल वाले को ऑक्सीजन को आगे कर लेना क्योंकि यहीं से बॉन्ड बनेगा, और ये बन गया हमारा कंपाउंड। इसी को कहते हैं ईस्टर। ईस्टर क्या होता है? सिंपल शब्दों में ईस्टर एक स्वीट स्मेलिंग सा कंपाउंड होता है, ठीक है, बहुत ही अच्छी खुशबू होती है इसकी, तो इट इज अ स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड। इस ईस्टर का नाम क्या है वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें हम ऊपर डिस्कस करते हैं। फिलहाल तुमने ये समझ लिया कि प्रोडक्ट बनाना कैसे है, रिएक्शन के अंदर 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे। चलो अब इसे यहां लिख के कंप्लीट करते हैं। अब इसे कंडेंस करके लिखेंगे, ऐसे फैला के भी लिख दो, अगर तुम्हें दिक्कत है, तुम कंडेंस करके नहीं लिखना चाहते हो, ऐसे लिख दो, कोई नंबर नहीं काटेगा, ये फुली करेक्ट है, तुम ऐसे भी लिख के आ सकते हो। हाँ इतना बड़ा बॉन्ड मत बना देना, ठीक है, बॉन्ड के लेंथ को छोटा रखना। इसे लिखते हैं हम CH3, ये है C, और उसके बाद 2 ऑक्सीजन, और यहां है C2H5। देख लो एज इट इज मैंने कॉपी किया है, केवल उसे कंडेंस करके लिख दिया थोड़ा सा। CH3 के बाद कार्बन, कार्बन के बाद 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, एंड लास्ट में C2H5। इस कंपाउंड का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इथाइल इथेनोएट, इथाइल इथेनोएट। और ये जो लास्ट में OH वर्ड आ रहा है ना, ये रिप्रेजेंट करता है ईस्टर फंक्शनल ग्रुप को। कहीं पर ईस्टर फंक्शनल ग्रुप होता है तो उसके लिए OH सफिक्स लगता है, जिस तरह से अल्कोहल के लिए लास्ट में OL लगता है, ईस्टर्स के लिए OH लगता है। अच्छा एक और प्रोडक्ट था, क्या था? वाटर, H2O, तो उसे भी लिख देना। वाटर क्यों रिलीज हुआ? बिकॉज इस रिएक्शन में H2SO4 है, H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, यानी कि ये वाटर को रिमूव करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। एंड साथ ही एक और इंपॉर्टेंट बात, यहां पर H2SO4 एक कैटलिस्ट के तरह भी वर्क करता है, ठीक है, H2SO4 is acting like a catalyst in this reaction, यहां लिख दे रहा हूं। सर कैटलिस्ट का क्या मतलब है? कैटलिस्ट का सिंपल सीधा मतलब ये होता है कि वो ऐसे सब्सटेंसेस को कहा जाता है कैटलिस्ट जो कि रिएक्शन के रेट को बढ़ाते हैं, ठीक है। कैटलिस्ट के होने से रिएक्शन ज्यादा तेजी से होता है, प्रोडक्ट्स जल्दी फॉर्म होंगे। तो यहां पर H2SO4 एक कैटलिस्ट का भी रोल निभाता है, और डिहाइड्रेटिंग एजेंट तो ये है ही, ठीक है। रिएक्शन तुमने समझ लिया, इस कंपाउंड का नाम याद रखना इथाइल इथेनोएट, और वाटर को मत भूलना, साथ में वाटर भी रिलीज होगा।
अच्छा, एक और बात, कई बार एग्जाम्स के अंदर क्या होता है कि इथाइल इथेनोएट इस कंपाउंड को और भी कंडेंस करके लिख दिया जाता है। कैसे कंडेंस करेंगे? देखो, एक कार्बन, दो कार्बन यहां पर और एक कार्बन यहां पर, टोटल कार्बन हैं 4, C4। हाइड्रोजन काउंट करो, 3 हाइड्रोजन और 5 यहां पर, 8 हाइड्रोजन। C4H8 ऑक्सीजन कितने हैं? 2, C4H8O2। ऐसे करके भी अगर लिख दिया जाए तो तुम समझ लेना, गैस करने की कोशिश करना कि वो ईस्टर को ही लिखा गया है, टोटली कंडेंस करके लिख दिया गया। ठीक है। इथेनॉल के फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने के बाद चलिए अब हम डिस्कस करते हैं इथेनॉल का कंफर्मेटरी टेस्ट। मेनली यहां पर हम दो टेस्ट को डिस्कस करेंगे। पहला होगा सोडियम मेटल टेस्ट एंड दूसरा है ईस्टर फॉर्मेशन टेस्ट। सर, कंफर्मेटरी टेस्ट क्या होता है? क्वेश्चन से समझो। पहले हम सोडियम मेटल टेस्ट को समझते हैं। सपोज तुम्हारे सामने कोई एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि तुम्हारे सामने क्वेश्चन के अंदर दो टेस्ट ट्यूब्स दे दिए जाए, टेस्ट ट्यूब ए एंड टेस्ट ट्यूब बी। दोनों में से किसी एक टेस्ट ट्यूब के अंदर इथेनॉल प्रेजेंट है और किसी एक टेस्ट ट्यूब में ऑयल प्रेजेंट है। तो तुम कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि किस टेस्ट ट्यूब में ऑयल है और किस में इथेनॉल है? तो बहुत ही सिंपल है, तुम दोनों ही टेस्ट ट्यूब्स के अंदर डाल देना सोडियम मेटल। सोडियम मेटल को डालने के बाद अभी जस्ट तुमने केमिकल रिएक्शन के अंदर पढ़ा कि सोडियम मेटल इथेनॉल के साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके प्रोड्यूस करता है हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस अगर कहीं पर बनेगा तो वहां तुम्हें बबल्स दिखेगा। बबल्स दिखेगा तो तुम हाइड्रोजन गैस को बर्न करके भी टेस्ट कर सकते हो, पॉप साउंड टेस्ट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, पॉप साउंड प्रोड्यूस होगा बेसिकली। तो इस तरीके से हम कंफर्म कर लेंगे कि जिस टेस्ट ट्यूब में बबल्स का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगा वहां पर हाइड्रोजन गैस होगा। इट मींस कि वही इथेनॉल भी होगा। ठीक है। और ऑयल के साथ तो सोडियम मेटल रिएक्ट करता नहीं है, तो यहां पर हमें कोई भी रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से हम कंफर्म कर लेंगे कि कौन से टेस्ट ट्यूब के अंदर इथेनॉल है। ठीक है, इसे रीड करते हैं। इथेनॉल रिएक्ट करेगा सोडियम मेटल के साथ, रिएक्ट करके एफर्वेसेंस फॉर्म करेगा। एफर्वेसेंस मींस बहुत ही तेजी से बबल्स का फॉर्मेशन होगा। किसका बबल? हाइड्रोजन गैस का बबल। और इस हाइड्रोजन गैस को हम टेस्ट कर सकते हैं पॉप साउंड की हेल्प से। हाइड्रोजन गैस को जब बर्न किया जाता है तो ये पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है। इससे ये कंफर्म हो जाएगा कि हाइड्रोजन गैस है, और अगर हाइड्रोजन गैस है इट मींस कि उसी टेस्ट ट्यूब में इथेनॉल है। ठीक है, तो पहला हो गया सोडियम मेटल टेस्ट। ईस्टर फॉर्मेशन टेस्ट पर कैसा क्वेश्चन बन सकता है? सर देख लो, सपोज तुम्हारे सामने क्वेश्चन में ऐसा दे दिया जाए कि किसी एक टेस्ट ट्यूब में इथेनोइक एसिड है, ठीक, और ये तुम्हें पता है कि किस टेस्ट ट्यूब में इथेनोइक एसिड है। इथेनोइक एसिड तुम्हें गिवन है एक टेस्ट ट्यूब में, और तुम्हारे सामने 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं, ए बी एंड सी। किसी के अंदर कीटोन है, किसी के अंदर इथेनॉल है, किसी के अंदर बेस है, कोई भी कंपाउंड है। इनमें से किसी एक टेस्ट ट्यूब के अंदर इथेनॉल है। तुम्हें कंफर्म करना है कि इथेनॉल किस में है, और ये तो तुम्हें पहले से ही पता है कि इथेनोइक एसिड तुम ऑलरेडी जानते हो। तो सिंपली तुम्हें क्या करना होगा कि हर टेस्ट ट्यूब के साथ तुम्हें इस इथेनोइक एसिड को रिएक्ट करवाना होगा, और जिस टेस्ट ट्यूब की रिएक्शन के बाद एक स्वीट स्मेलिंग सा कंपाउंड बने उस टेस्ट ट्यूब के अंदर प्रेजेंट होगा इथेनॉल। क्यों? स्टरीफिकेशन रिएक्शन अभी जस्ट हमने सीखा था कि इथेनॉल रिएक्ट करेगा इथेनोइक एसिड के साथ टू प्रोड्यूस अ स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड, और इसी स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड को ही ईस्टर भी कहते हैं। तो जहां पर अच्छा सा स्मेल दिखे, स्वीट स्मेल दिखे, वो उसी टेस्ट ट्यूब के अंदर इथेनॉल भी होगा। हम बारी बारी से तीनों टेस्ट ट्यूब्स को रिएक्ट करवाएंगे, जिसमें स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड बनेगा, वही इथेनॉल होगा। तो इस तरीके से कंफर्म किया जा सकता है। तो ये कुछ इमेजिनरी क्वेश्चंस थे जो कि इस टॉपिक पर बेस्ड है। ठीक है, रीड कर लो। इथेनॉल रिएक्ट्स विद कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड? इथेनोइक एसिड। इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का नाम है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, टू फॉर्म अ स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड कॉल्ड ईस्टर। अच्छा, ये जो लाइन है ना, ये एक और क्वेश्चन का भी आंसर है। एक और क्वेश्चन यहां से समझ लो, व्हाट इज ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो उसे डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज अ रिएक्शन इन विच एन इथेनॉल रिएक्ट्स विद कार्बोक्सिलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट, वगैरह वगैरह वगैरह। यहां तक पूरा याद कर लेना। ठीक है, ये ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन का भी आंसर हो जाएगा। और ये जो स्वीट स्मेल बना इस केस में, ये इसी से कंफर्म हो जाता है कि उस टेस्ट ट्यूब के अंदर इथेनॉल था। आई होप तुम समझ गए होगे कि किस तरीके से हम कंफर्मेटरी टेस्ट का यूज करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज वाला टॉपिक एंड ये कंफर्मेटरी टेस्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस लेक्चर में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल, उसे ध्यान से समझना। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं इथेनॉल के कुछ यूजेस। पहला यूज है इथेनॉल का कि इट इज यूज टू मेक रेक्टिफाइड स्पिरिट।
रेक्टिफाइड स्पिरिट एक मिक्सचर होता है जिसमें 95% इथेनॉल का यूज करते हैं एंड 5% वाटर का यूज किया जाता है, और इस मिक्सचर को हम यूज करते हैं एज एन एंटीसेप्टिक। सर एंटीसेप्टिक क्या होता है? एंटीसेप्टिक ऐसे सब्सटेंसेस को कहा जाता है जो कि जर्म्स को किल करने का काम करे। अगर तुम्हें कभी चोट लग जाए या घाव लग जाए तो उस एरिया को क्लीन करने के लिए एंटीसेप्टिक्स का ही यूज करते हैं, ठीक है? सो दे आर यूज्ड टू किल जर्म्स। क्लियर है पहला पॉइंट? नेक्स्ट यूज, इट इज यूज्ड इन मेडिसिन्स लाइक टिंचर ऑफ आयोडीन। टिंचर ऑफ आयोडीन बनाने के लिए आयोडीन को हम डिसॉल्व करवाते हैं, लगभग 2 से 5% आयोडीन को डिसॉल्व करवाया जाता है इथेनॉल के अंदर। ये एक ब्राउन कलर का लिक्विड होता है। अगर कभी तुम्हें छोटा मोटा चोट लगेगा और आसपास के मेडिकल स्टोर पर तुम जाओगे तो घाव को क्लीन करने के लिए टिंचर ऑफ आयोडीन का ही यूज किया जाता है। वहां पर एक ब्राउन कलर का लिक्विड होता है, और हां ये भी एक टाइप का एंटीसेप्टिक ही है। टिंचर ऑफ आयोडीन भी एक एंटीसेप्टिक है। अगला यूज है, इट इज यूज्ड इन कफ सिरप्स। तो जितने भी कफ सिरप्स होते हैं लगभग सभी में इथेनॉल को यूज किया जाता है एज अ सॉल्वेंट। अगला यूज है, इट इज यूज्ड इन टॉनिक्स। टॉनिक्स किसे कहते हैं? आपने सुना होगा, विटामिन का टॉनिक, मिनरल का टॉनिक, या फिर कई सारे ऐसे मेडिसिन होते हैं जो कि लिक्विड फॉर्म में होते हैं, उन्हें भी टॉनिक कहा जाता है। तो ये हो गया दूसरा यूज। अब हम रीड करते हैं थर्ड यूज, इथेनॉल इज मिक्स्ड विथ पेट्रोल। मिक्स्ड विथ पेट्रोल टू मेक ब्लेंडेड पेट्रोल। इस टर्म को समझना, व्हाट इज ब्लेंडेड पेट्रोल? ब्लेंडेड पेट्रोल ऐसे पेट्रोल को कहा जाता है जिसके अंदर कुछ अमाउंट में इथेनॉल मिक्स्ड होता है। इसका एक एग्जांपल है E10। E10 का मतलब है एक ऐसा ब्लेंडेड पेट्रोल जिसके अंदर 10% इथेनॉल का यूज किया गया है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल है E20। E20 का मतलब है इसके अंदर 20% ऑफ इथेनॉल होगा, और बाकी बचा हुआ अमाउंट ऑब्वियसली पेट्रोल का ही होगा। E10 के अंदर 10% इथेनॉल, बाकी 90% पेट्रोल है। सर ऐसा करने का क्या नीड है? देखो समझो, पेट्रोल को जब हम बर्न करते हैं तो इसके कंबशन से क्या क्या प्रोड्यूस होगा? कुछ प्रोडक्ट्स को हम देखते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, कुछ सल्फर के ऑक्साइड्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है? तो वेरियस सल्फर के ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन के वेरियस ऑक्साइड्स प्रोड्यूस होंगे। ये सभी के सभी पॉल्यूटेंट्स हैं, बहुत ही हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स हैं नेचर के लिए। ऑन द अदर हैंड, अगर हम इथेनॉल को बर्न करें तो इथेनॉल के कंबशन से अभी जस्ट हमने सीखा था कि दो ही प्रोडक्ट्स हमें मिलेंगे। इथेनॉल को जब बर्न करोगे तो इसके बर्निंग से प्रोड्यूस होगा CO2 गैस एंड साथ में निकलेगा वाटर। तो आप कंपेयर करो, एक तरफ पेट्रोल को जलाने से इतने सारे पॉल्यूटेंट्स निकल रहे हैं, ऑन द अदर हैंड इथेनॉल को बर्न करने से बहुत ही कम अमाउंट में पॉल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं। हाँ, यहां पर भी CO2 जो है वो एक ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन अगर कंपेयर किया जाए तो पेट्रोल के रिस्पेक्ट में इथेनॉल बहुत ही कम पॉल्यूटेंट्स रिलीज करता है। तो आप कह सकते हो कि इथेनॉल एक तरीके का क्लीनर फ्यूल है इन कंपैरिजन टू पेट्रोल। इसीलिए नेचर को कुछ अमाउंट में हम हेल्प पहुंचाने के लिए, कुछ हद तक पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए पेट्रोल के अंदर मिक्स करते हैं इथेनॉल को। E10 का मतलब 10% इथेनॉल, बाकी बचा हुआ पेट्रोल। E20 का मतलब 20% इथेनॉल, बाकी बचा हुआ अमाउंट पेट्रोल का। हमारी कंट्री में भी ब्लेंडेड पेट्रोल का यूज किया जाने लगा है, ठीक है? अगला यूज है, इट इज यूज्ड इन एल्कोहलिक ड्रिंक्स लाइक वाइन, बियर, रम, विस्की। आप कह सकते हो कि लगभग सभी टाइप्स के एल्कोहलिक ड्रिंक्स में, ऑलमोस्ट सभी एल्कोहलिक ड्रिंक्स में इथेनॉल का कुछ अमाउंट होता है, किसी में कम, किसी में ज्यादा। तो इट इज यूज्ड इन एल्कोहलिक ड्रिंक्स। अब ये सारे ड्रिंक्स का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, आप केवल समझ जाओ कि इट इज यूज्ड इन एल्कोहलिक ड्रिंक्स। अगला यूज है, इट इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर पेंट्स, परफ्यूम्स, डाइज, मेडिसिन। मेडिसिन तो आपने देख ही लिया। परफ्यूम्स के मैन्युफैक्चरिंग में भी इथेनॉल का यूज किया जाता है, पेंट्स के मैन्युफैक्चरिंग में भी इथेनॉल का यूज करते हैं हम। डाई किसे कहते हैं? डाई कहते हैं कलरिंग मटेरियल्स को। ऐसे मटेरियल्स होते हैं डाइज जिनका यूज किया जाता है फॉर कलरिंग पर्पस। अगर किसी फैब्रिक को कलर करना है तो डाई का यूज करते हैं, फूड को इवन कलर करने के लिए डाइज का यूज किया जाता है। तो बहुत सारी चीजों को कलर करने के लिए हम डाई को यूज करते हैं। दे आर सम मटेरियल्स विच आर यूज्ड फॉर कलरिंग पर्पस। तो सिंपल सा मतलब है। तो ये थे कुछ यूजेस इथेनॉल के। इथेनॉल के बहुत सारे यूजेस होते हैं, जैसे कि एक यूज होता है इथेनॉल का कि इथेनॉल को हम केमिस्ट्री लैब में एज अ फ्यूल यूज करते हैं, स्पिरिट लैम्प में। केमिस्ट्री लैब गए होगे कभी, आपने देखा भी होगा इस चीज को। तो इसके तो बहुत सारे यूजेस हैं यार।
लेकिन सारे यूजेस को डिस्कस करने का ना तो फायदा है, ना तो वो तुम्हारे एग्जाम से रिलेटेड है। तो ये कुछ यूजेस है, इन्हें याद रखो। और वैसे भी इस लेक्चर का जो सबसे मेन पार्ट है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल, उसे ध्यान से समझना, बाकी सारी चीजों को थोड़ा बहुत कम भी समझोगे तो चलेगा। अब एक छोटा सा टॉपिक है डीनेचर्ड अल्कोहल। चलिए इसे समझते हैं। किसी चीज को डीनेचर करने का मतलब होता है उसके नेचर को चेंज कर देना, यानी कि उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर देना। अल्कोहल का नेचर ये होता है कि लोग उसे ड्रिंक कर सके, यानी कि पी सके। तो इसी प्रॉपर्टी को चेंज कर दिया जाता है अल्कोहल के अंदर कुछ जहरीले चीजों को मिलाकर, जिससे लोग उसे अब पी ना सके। इसी को कहते हैं डीनेचर्ड अल्कोहल। यानी कि अल्कोहल में हमने कुछ जहरीले चीजों को मिक्स कर दिया, जिससे अब लोग उसे पी ना ही पाएंगे। इसी को कहा जाता है डीनेचर्ड अल्कोहल। तो क्वेश्चन ये आता है कि सर अल्कोहल को डीनेचर करवाने का नीड क्या है, जो पी रहे हैं उन्हें पीने दिया जाए। देखो, नीड इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है। अल्कोहल एक बहुत ही यूज किया जाने वाला इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, या रॉ मटेरियल आप कहो। इंडस्ट्रीज में इसकी हेल्प से बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं। अभी जस्ट हमने देखा कि अल्कोहल की हेल्प से परफ्यूम, सोप्स, पेंट्स, बहुत सारी चीजों का मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो इसलिए गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज को इथेनॉल चीपर रेट्स पर अवेलेबल करवाती है। लेकिन फिर स्टार्ट हो गया इथेनॉल का ब्लैक मार्केटिंग। जो इथेनॉल इंडस्ट्रीज तक जाना चाहिए था, वो पहुंचने लगा शराबियों के ठेके तक। तो इसी कालाबाजारी को रोकने के लिए, यानी कि ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए, गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि इथेनॉल के अंदर हम मिक्स कर देंगे कुछ पॉइजनस सब्सटेंसेस, जिससे लोग उसे पी नहीं पाएंगे। चलिए इसे रीड करते हैं। इथेनॉल विच हैज बीन मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। अनफिट फॉर ड्रिंकिंग यानी कि अब उसे पिया नहीं जा सकेगा। बाई एडिंग स्मॉल अमाउंट्स ऑफ पॉइजनस सब्सटेंसेस, उसके अंदर कुछ जहरीली चीजों को मिलाकर उसे अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बना देते हैं। और कौन कौन से पॉइजनस सब्सटेंसेस? जैसे कि मिथेनॉल, CH3OH, अल्कोहल का छोटा भाई, इथेनॉल का छोटा भाई, पहला मेंबर मिथेनॉल, इसे मिक्स कर देंगे तो इथेनॉल जो है वो जहरीला हो जाएगा। या फिर पिरिडिन, ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, C5H5N। या फिर कॉपर सल्फेट, तो आप जानते ही हो, CuSO4। ये कुछ जहरीले सब्सटेंसेस हैं जिन्हें मिक्स कर दिया जाए अगर इथेनॉल में, तो इथेनॉल भी पॉइजनस हो जाएगा और पीने लायक नहीं बचेगा। इतना ही आप लिख सकते हो। इसका एक और नाम है मिथाइलेटेड स्पिरिट, भी इसे कहते हैं, या सिंपली स्पिरिट भी कहा जाता है। कई बार इथेनॉल के अंदर डाइस को मिक्स कर दिया जाता है, जिससे उसका कलर चेंज हो जाए, उसे ब्लू कलर का कर दिया जाता है, जिससे शराबी अगर इसे पीना भी चाहे, डीनेचर्ड अल्कोहल को पीना भी चाहे, तो वो देखकर संभल जाए कि ये ब्लू कलर का है, इट मींस इसके अंदर कुछ जहरीला सब्सटेंस मिक्स होगा, ये ना पिए। ठीक है, तो इसके अंदर डाइस को भी मिक्स कर दिया जाता है। इसके स्मेल और टेस्ट को भी चेंज करवा दिया जाता है कि अगर कोई, अब शराबी को क्या पता, शायद उसे कलर भी ना दिखे, तो अगर वो टेस्ट करे तो शायद उसे टेस्ट से भी अंदाजा लग जाए कि इसका टेस्ट खराब है, ये अल्कोहल नहीं है, इसे नहीं पीना चाहिए, ये कुछ जहरीला सब्सटेंस है। टेस्ट एंड स्मेल सारी चीजों को चेंज करवा दिया जाता है, जिससे लोग उसे कंज्यूम ना करें। तो दैट इज डीनेचर्ड अल्कोहल। आइए अब डिस्कस करते हैं अल्कोहल पीने से होने वाले कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स। तो पहला रिस्क ये होता है कि अल्कोहल पीने वालों का लिवर डैमेज हो सकता है, या फिर उन्हें फेस करना पड़ सकता है हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर। कैंसर का रिस्क भी अल्कोहल के कंजम्पशन से बढ़ जाता है, कैंसर रिलेटेड टू माउथ या फिर लिवर का कैंसर, ये सारी चीजें। अल्कोहल पीने वालों को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, जैसे कि एंजाइटी, डिप्रेशन या मूड स्विंग्स, कभी वो हंसने लगेंगे, तुरंत में रोने लगेंगे, ये सारी चीजें भी उन्हें फेस करनी पड़ सकती हैं। एक्सीडेंट्स एंड इंजरीज के चांसेस भी बढ़ जाते हैं अल्कोहल के कंजम्पशन से। अल्कोहल पीकर ड्राइव करना वन ऑफ द लीडिंग कॉज होता है रोड एक्सीडेंट्स का। ब्रेन इंपेयरमेंट, इंपेयरमेंट का मतलब होता है कि ब्रेन अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर पा रहा है, तो उनमें कोऑर्डिनेशन की कमी हो जाती है। आप देखे होंगे कि वो लड़खड़ा कर चलते हैं या गिर जाते हैं, मेमोरी लॉस उन्हें फेस करना पड़ सकता है, तो चीजों को आसानी से भूलने लगते हैं। अल्कोहल का एडिक्शन भी लग सकता है, और अगर लत लग गया, एडिक्शन मींस लत, तो फिर तो वो किसी भी हद तक जाने की कोशिश करेंगे अल्कोहल पीने के लिए। सोशल एंड फैमिली इश्यूज भी होते हैं अल्कोहल के कंजम्पशन से, लड़ाई झगड़े एंड ये सारी बातें। अल्कोहल पीने वालों का वेट गेन होने लगता है, यानी कि उनका वजन बढ़ने लगता है।
उनकी बॉडी की इम्यूनिटी वीक पड़ जाती है, तो उनमें बीमारियों के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इतने सारे रिस्क एसोसिएटेड हैं इथेनॉल के कंजम्पशन से या अल्कोहल के कंजम्पशन से। ये सारे रिस्क होने के बाद भी जो लोग अल्कोहल पी रहे हैं, सलाम है ऐसे मूर्खता को। है, अब हम डिस्कस करते हैं मेथनॉल का कंजम्पशन। यहां आपने समझा कि इथेनॉल को पीने से इतने सारे रिस्क होते हैं। इंसान का लिवर डैमेज हो सकता है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, कैंसर भी हो सकता है, ये सारी बातें। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि किसी ने इथेनॉल पिया और उसी दिन उसकी डेथ हो गई। लेकिन मिथेनॉल से ऐसा हो सकता है। अगर किसी पर्सन ने 50 से लेकर 200 ml, आप देखो ये कितना छोटा क्वांटिटी है, एक गिलास पानी भी नहीं है। इतने छोटे क्वांटिटी में अगर किसी ने मिथेनॉल कंज्यूम कर लिया तो उसका डेथ हो सकता है। तो बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता है मिथेनॉल। अल्कोहल फैमिली का सबसे छोटा बेटा CH3OH, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। और मिथेनॉल को हम मिथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। इथेनॉल को इथाइल अल्कोहल, मिथेनॉल को मिथाइल अल्कोहल। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। मिथेनॉल बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता है। किसी ने अगर छोटे क्वांटिटी में भी कंज्यूम कर लिया तो डेथ के चांसेस होते हैं। और अगर डेथ नहीं भी हुआ तो पर्सन का ऑप्टिक नर्व डैमेज हो सकता है। ऑप्टिक नर्व वही है जो कि रेटिना को कनेक्ट करता है ब्रेन से। सारे सिग्नल्स को ब्रेन तक ऑप्टिक नर्व ही कैरी करता है। अगर ऑप्टिक नर्व डैमेज हो गया तो पर्सन ब्लाइंड हो जाएगा, यानी कि अंधा हो जाएगा। तो ये सारी बातें भी आप याद रखना। मिथेनॉल कंज्यूम नहीं किया जाना चाहिए, बहुत ज्यादा पॉइजनस होता है। लेकिन डेंजरस बात क्या है पता है? इथेनॉल एंड मिथेनॉल के टेस्ट, स्मेल या अपीयरेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब कोई चेंज ही नहीं होता। अगर कोई अल्कोहल समझकर मिथेनॉल पी रहा होगा तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि वो जहर पी रहा है और फिर उसकी डेथ हो जाएगी। ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। तो ये मैंने आपको बता दिया व्हाट इज मिथेनॉल कंजम्पशन। हम देख लेते हैं प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल इन शॉर्ट। तो इथेनॉल को प्रोड्यूस करने के कई सारे मेथड्स होते हैं, जिनमें से एक बहुत ही पॉपुलर मेथड है मोलासेस का करवाया जाए फर्मेंटेशन। इस मेथड को आप याद रखना, फर्मेंटेशन ऑफ मोलासेस। मोलासेस क्या होता है? शुगर केन जूस से जब हम शुगर को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, यानी कि गन्ने के रस से चीनी को जब बनाकर निकाल लिया जाता है, तो चीनी निकलने के बाद जो थिक ब्राउन कलर का डार्क सा एक लिक्विड बचता है, हनी जैसा देखने में, उसे कहते हैं मोलासेस। थिक कलर का एक गाढ़ा सा लिक्विड बचता है मोलासेस। इसके अंदर अभी भी शुगर प्रेजेंट होता है। और जब इसका फर्मेंटेशन करवाया जाता है, फर्मेंटेशन मींस ब्रेकडाउन, एंजाइम्स की हेल्प से फर्मेंटेशन हम करवाते हैं, या आप याद रखो ईस्ट की हेल्प से फर्मेंटेशन करवाया जाता है। ईस्ट एंजाइम्स को रिलीज करेगा और एंजाइम्स रिलीज होकर इस शुगर का करेंगे ब्रेकडाउन, और इस ब्रेकडाउन के बाद रिलीज होता है यहां से इथेनॉल। साथ में कुछ और चीजें भी रिलीज हो सकती हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, बट इसी के ब्रेकडाउन से इथेनॉल प्रोड्यूस होता है। और मोलासेस तो मैंने आपको बता दिया, शुगर केन जूस से जब शुगर को हटा लेते हैं हम, उसके बाद मोलासेस बच जाता है और इसके फर्मेंटेशन से इथेनॉल बनता है। और ये एक एनएरोबिक प्रोसेस होता है। एनएरोबिक प्रोसेस यानी कि ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। तो ये सारा कुछ हमने डिस्कस कर लिया अबाउट इथेनॉल। लास्ट में मैं आपको इस टॉपिक से रिलेटेड, यानी कि इस पूरे इथेनॉल टॉपिक से रिलेटेड कुछ PYQ क्वेश्चंस दे देता हूं, आप उनका आंसर करना। आंसर आप कमेंट्स में मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। इसी टॉपिक का मींस सम इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स का अगला टॉपिक है इथेनोइक एसिड, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।